अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी। ठीक, जनरल फार्मा अब हम पढ़ेंगे। तो जनरल फार्मा में कितनी ब्रांचेस होती हैं, मतलब फार्मा की दो ब्रांचेस होती हैं। एक होती है फार्माको काइनेटिक्स और दूसरी होती है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माको काइनेटिक्स का मतलब है कि बॉडी का क्या इफ़ेक्ट रहता है ड्रग के ऊपर, इफ़ेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। क्या मतलब, बॉडी पे, बॉडी का ड्रग पे क्या इफ़ेक्ट रहता है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। हमारी बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ, जैसे ड्रग को एब्जॉर्ब करा रही है, ठीक है, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करा रही है, ड्रग को मेटाबोलाइज करा रही है, ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट कर रही है। तो बॉडी ड्रग के साथ जो कर रही है वो कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। और ड्रग जो हमारी बॉडी के साथ करता है, जो कुछ भी करता है, उसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। बस एक डी याद रख लो कि डायनेमिक्स का मतलब है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ खेलता है, तो काइनेटिक्स अपने आप याद हो जाएगा। डी से ड्रग है, डी से डायनेमिक्स है, याद कर लेना कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ खेलता है, और जब हमारी बॉडी ड्रग के साथ खेलती है उसको काइनेटिक्स कहते हैं। ख़त्म हुआ। अब जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, ठीक है, यानी कि बॉडी हमारे ड्रग के साथ खेल रही है, तो उसकी चार ब्रांचें मतलब चार क्या नाम है, फैक्टर्स होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, ADME, आदमी। ठीक है, तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, हमने किसी भी रूट से दवा ली, ठीक है, किसी भी रूट से हमने दवा ली, किसको छोड़ के, आईवी रूट को छोड़ के, क्योंकि आईवी रूट में तो हम डायरेक्ट वेन के अंदर, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर डायरेक्ट ड्रग को भेज रहे हैं। आईवी रूट के अलावा हमने किसी भी रूट से हमने मेडिसिन ली, आईएम ली, ओरल ली, और जीभ के नीचे से ली, कहीं से भी ली, उसके बाद में ड्रग को एब्जॉर्ब होना ही होना है, उसके बाद ही हमारा ब्लड जो ड्रग है वो प्लाज्मा में या ब्लड में आएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ पे भी टिश्यू पे या फिर सेल पे जाके उसको एक्ट करना है, ठीक, वहाँ पे जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, जब इसका काम अपना हो गया, तेरा काम हो गया, तू निकल, तो इसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। जब इसका इस्तेमाल कर लिया तो इसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसको एक्सक्रीट करने के लायक बनाया जाता है, यानी कि बॉडी से निकालने के लायक बनाया जाता है, यानी कि इसको वाटर सॉल्यूबल बनाया जाता है ताकि ये यूरिन में से निकल सके या स्टूल में से निकल सके। इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, वही निकाल के हक के मूत के फेंक देना। बस, अब आओ पहले टॉपिक पे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, ये मान लो, ये क्या है, ये हमारा मुंह है, ये आंखें, ये नाक, ठीक, ये मुंह है। अब हमने क्या करा, ओरल हमने कोई ड्रग लिया, ये हमने ओरल ड्रग लिया, ये ड्रग क्या हुआ, अंदर आया ऐसे करके स्टमक में, ठीक, ये अंदर स्टमक में आया ड्रग। स्टमक में आने के बाद में ये ड्रग का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। कहाँ पे हुआ, स्टमक से कहाँ पे, ये क्या है, ब्लड वेसल, यानी कि प्लाज्मा में ट्रांसफ़र हुआ, प्लाज्मा तक पहुंचा, तो इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, तो क्या है ये, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड, यानी कि जो साइट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लड तक आने के वाले मूवमेंट को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, अब
ये ड्रग कितना एब्जॉर्ब होएगा, कब एब्जॉर्ब होएगा, कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी पे मेम्ब्रेन की। ठीक है, हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी में सेल वाले चैप्टर में कि जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, क्या होती है, लिपिड बाइलेयर। ये दिखा दूँ, ये ऐसे करके लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, और इसका जो क्या नाम है, ये ग्रीन वाला पार्ट होता है, तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, और ये येलो वाला पार्ट जो है ये है हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से डरने वाला, नफरत करने वाला। तो ये लिपिड बाइलेयर होती है, तो इस लिपिड बाइलेयर से सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस ही आर पार हो सकते हैं। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि ड्रग आर पार जाएगा कि नहीं जाएगा। यही बात यहाँ पे कही गई है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है ड्रग की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, और ड्रग जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है अपनी नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म में एज इट इज़ अ लिपिड सॉल्युबल। तो ड्रग कभी भी जो एब्जॉर्ब होगा तो वो कब एब्जॉर्ब होगा, नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म में होगा। नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म क्या होती है, एक तो क्या हुआ, हमने कल पढ़ा था उसमें फार्मा में, मैंने तो ये वो पढ़ाया था ना कि कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, H प्लस HCO3 बाइकार्बोनेट। ये क्या है, बाइकार्बोनेट है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, H2CO3। ये क्या कहलाता है, वो H2CO4, सॉरी, अरे यार CO3 ही है, 3 ही कार्बन है, तो ये कहलाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये वाली जो इसकी फॉर्म्स हैं ये आयंस की फॉर्म है। क्यों, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है, कैटायन है, ये एनायन है। तो ये तो होगी इसकी आयनिक फॉर्म। तो ये आयनिक फॉर्म कभी भी जो है कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होंगी क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, चार्ज्ड है। हमें अनचार्ज्ड चाहिए, यानी कि नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म चाहिए, वो ये है। तो यही हमेशा क्या नाम है, लिपिड सॉल्युबल होगी, यही एब्जॉर्ब होगी फॉर्म। ये कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी जो आयन की फॉर्म में होती है। इस लाइन का मतलब यही है, ये वाली, ड्रग इज़ एब्जॉर्ब्ड इन नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म एज इट इज़ लिपिड सॉल्युबल। अब PKA आती है एक चीज़ हमेशा एग्ज़ाम में, तो PKA क्या होता है, तो PKA क्या होता है, pH होता है किसका, मीडियम का। किस मीडियम का, ये मीडियम हो गया जहाँ पे ड्रग आया, ये स्टमक। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एक मीडियम है ड्रग के लिए स्टमक। तो ये इस स्टमक का PKA क्या है, इस स्टमक का pH है। pH पूछ रहा है, इस pH पे 50% हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, और 50% जो हो ऐसे करके टट्टी में निकल जाए। यही बात कह रहा है कि 50% ऑफ द ड्रग कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड रेस्ट 50% कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो PKA क्या होता है, PKA इज इक्वल टू pH। वो pH होता है जिस pH पे 50% तो एब्जॉर्ब होके यहाँ पे आ जाए और 50% बचा हुआ बाकी का इधर एक्सक्रीट हो जाए, निकल जाए टट्टी में। ठीक, फिर आओ अगली लाइन पे। अगली लाइन क्या है, एक फंडा ये याद रखना, जब भी मीडियम सेम होगा तो ड्रग हमेशा क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को। जैसे अगर मीडियम क्या है, अगर यहाँ पे मीडियम एसिडिक है तो हमने क्या करा, यहाँ से क्या लिया, एसिडिक ड्रग लिया, तो ये एसिडिक ड्रग आराम से क्रॉस करके चला जाएगा क्योंकि मीडियम जो है एसिडिक है। ऐसे ही हमने क्या करा, एक बेसिक ड्रग लिया, तो अब मीडियम क्या है, यहाँ पे एसिडिक है स्टमक में, तो ये बेसिक ड्रग कभी भी क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि इसका मीडियम अलग है। हमेशा ड्रग क्रॉस कब करता है, एसिडिक मीडियम में क्रॉस करता है।
मतलब सेम मीडियम में, अगर एसिडिक ड्रग है एसिडिक मीडियम में क्रॉस करेगा, और बेसिक ड्रग है तो बेसिक मीडियम में क्रॉस करेगा। तो ये ड्रग यहाँ तो क्रॉस करेगा नहीं, तो ये ड्रग क्या करेगा, बेसिक ड्रग, ये बेसिक ड्रग आगे बढ़ जाएगा, ये इधर करके आगे चला जाएगा। तो हमारी इंटेस्टाइन जो होती हैं, हमारी इंटेस्टाइन का पीएच हमेशा होता है वो बेसिक होता है, यानी कि अल्कलाइन पीएच होता है इंटेस्टाइन का। तो बेसिक ड्रग्स जो एब्जॉर्ब होते हैं वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ये ड्रग एब्जॉर्ब जो होगा इंटेस्टाइन से होगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। या फिर अगर हमें एक ट्रिक और होती है, क्या, अगर हमें किसी भी बेसिक ड्रग को स्टमक से एब्जॉर्ब कराना है यहाँ से यहाँ, तो हम क्या देते हैं, एंटासिड देते हैं, एंटासिड देते हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, जिससे क्या होता है, एसिड बनना बंद हो जाता है। ये क्या करते हैं, एसिड को इनहिबिट कर देते हैं, एंटासिड और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिससे एसिड बनता नहीं है, तो बेसिक मीडियम डेवलप हो जाएगा और बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा स्टमक से। नहीं तो बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन से नॉर्मली एब्जॉर्ब होते हैं बिना एंटासिड या पीपीआई दिए, ये याद रखना, ठीक। अब ये लाइन आ गई यहाँ पे जो मैंने अभी बोली थी कि जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो एसिडिक मीडियम से क्रॉस करते हैं, और जो बेसिक ड्रग होते हैं वो कहाँ से क्रॉस करते हैं, बेसिक मीडियम से, ठीक है। कभी भी एसिडिक ड्रग जो होगा वो क्रॉस नहीं करेगा बेसिक मीडियम, ऐसे ही कोई भी बेसिक ड्रग जो होगा वो कभी क्रॉस नहीं करेगा एसिडिक मीडियम। तो ये लिखा हुआ, ये लाइन जो मैंने ऊपर समझाई कि एसिडिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, स्टमक से होते हैं, ये आ गई लाइन, क्योंकि स्टमक में एसिड होता है, ठीक है, इसलिए एसिडिक ड्रग वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। और बेसिक ड्रग्स कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, इंटेस्टाइन से। क्यों, इंटेस्टाइन में ढेर सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, रिलीज होती हैं जो, तो एंजाइम्स क्या होती हैं, वो एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम मेंटेन करती हैं इंटेस्टाइन में, जिससे क्या होता है, बेसिक ड्रग्स जो होते हैं इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हाउ एवर ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू द स्टमक। क्या कह रहा है कि हाउ एवर, हालांकि सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं ऑलमोस्ट वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं, मैक्सिमम सब इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों एब्जॉर्ब होते हैं कंपेयर टू स्टमक, इंटेस्टाइन से ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं स्टमक के मुकाबले। इंटेस्टाइन से ड्रग्स जो होते हैं ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों होते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण, दो कारण हैं। एक कारण ये है, हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो हमारी इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो इसी लंबा होने के कारण यही फ़ायदा है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है इंटेस्टाइन में, क्योंकि विलाई, माइक्रोविलाई वगैरह पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। उसके वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एक कारण ये हो गया इंटेस्टाइन में ड्रग के एब्जॉर्प्शन का। दूसरा कारण ये होता है, हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, और पेरिस्टालसिस क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे। तभी तो हम रात को खाना खाते हैं और सुबह को हमारे जाके पोटी आती है। ऐसा थोड़ी होता है कि हमने तुरंत खाना खाया तुरंत पोटी आ गई। तो लंबे समय तक ड्रग जो होता है हमारा स्टे करता है इंटेस्टाइन में, इस वजह से। तो इसी वजह से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है किसी भी ड्रग का स्टमक के मुकाबले, क्योंकि स्टमक, खाना हमारा जो होता है स्टमक में कितनी देर रहता है, 3 घंटे 4 घंटे, आगे जाके वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन में रहता है कम से कम 8 घंटे, समझे। तो ये है कारण इसका। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके वजह से इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्प्शन जो होता है घट जाता है ड्रग्स का, तो वो कारण होती है डायरिया की। डायरिया में क्या होता है, पेरिस्टालसिस जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। पेरिस्टालसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डायरिया होता है। और डायरिया में क्या होता है, जब क्या होएगा, ड्रग लंबे समय के लिए नहीं रुकेगा, लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि हम जब किसी को डायरिया होता है बार बार टट्टी जाता है ना हर आधे घंटे पे, तो कम समय के लिए यानी कि ड्रग रुक रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, और तो कम समय के लिए रुक रहा है, तो क्या होएगा, जल्दी वो बॉडी से निकल जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब जो होएगा बहुत कम होएगा फिर वो ड्रग इंटेस्टाइन से। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है,
ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी एक परसेंटेज में डोज जो दी गई है उस डोज को लेने के बाद में कितनी डोज हमारी सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में आ रही है, उसको बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। जैसे मान लो हमने किसी ड्रग के 100 मॉलिक्यूल लिए, कोई एक ड्रग लिया, एक हमने कोई टैबलेट ली, ठीक, उस टैबलेट के अंदर उस ड्रग के 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक। उस 100 मॉलिक्यूल्स में से क्या हुआ, हमारी स्टमक में ये 100 मॉलिक्यूल्स गए, लेकिन स्टमक में से सिर्फ 80 मॉलिक्यूल्स क्या है, लीवर में गए, ठीक। उन 80 मॉलिक्यूल्स जो लीवर में गए, वो 80 मॉलिक्यूल्स लीवर में जाके मेटाबोलाइज हुए, उसमें से 80 में से 30 मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज कर दिया, ख़त्म कर दिया, ये 30 मॉलिक्यूल यहाँ कम हो गए। तो लास्ट में जो पहुँचते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, स्टमक में आए, स्टमक में से कितने पहुँचे एब्जॉर्ब होके लीवर तक, सिर्फ 80 में से भी लीवर ने इस ड्रग का क्या करा, मेटाबोलाइजेशन करा, मेटाबोलाइज होके ये ड्रग के कितने पार्टिकल ख़राब हो गए, 30 क्या नाम है, निकल गए, डिस्ट्रॉय होके मेटाबोलाइज हो गए। बचे कितने, 50, जो आए लास्ट में बिल्कुल सर्कुलेशन में, ब्लड में या फिर प्लाज्मा में, ब्लड या प्लाज्मा में लास्ट में आके जितने भी क्या नाम है मॉलिक्यूल्स आए इस ड्रग के, वो आए 50। हमने लिए कितने थे, 100, आए कितने, 50। तो इस हिसाब से कितने क्या नाम है बायो अवेलेबिलिटी हो गई, 50% हो गई, ठीक। दोबारा मैं समझा देता हूँ। हमने किसी भी मॉलिक्यूल्स के, जैसे एक टैबलेट ली पीसीएम की, ठीक है, एक टैबलेट ली हमने पीसीएम, पैरासीटामोल खाई, पैरासीटामोल की टैबलेट खाई, उसके अंदर पैरासीटामोल ड्रग के 100 मॉलिक्यूल थे। तो 100 मॉलिक्यूल में से 20 मॉलिक्यूल एक्सक्रीट हो गए, यानी कि ये कहाँ निकल गए, टट्टी में निकल गए। तो बच्चे कितने, 80, वो 80 एब्जॉर्ब होकर लीवर तक गए, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ जाती है एब्जॉर्ब होकर लीवर पे जाती है, लीवर इसका मेटाबोलाइजेशन करेगा 80 मॉलिक्यूल्स का, तो 30 मॉलिक्यूल्स इसके ये ख़राब हो गए, मतलब मेटाबोलाइज करके ख़त्म कर दिए, टूट गए, निकल गए, कुछ भी हो गया। अब 80 में से 30 माइनस कर दो तो बच्चे कितने, 50 मॉलिक्यूल्स लास्ट में हमारी सर्कुलेशन में आए, प्लाज्मा में आए, जो अवेलेबल हैं अपना काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, अपनी साइट पे जाके, टिश्यू पे जाके, जहाँ पे भी इनको जाके काम करना है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 100 मॉलिक्यूल थे, मिले कितने, 50, तो 50% हो गई बायो अवेलेबिलिटी। ऐसे ही अगर कोई ड्रग होता, यहाँ पे 20 निकला है, वो ड्रग 30 निकल जाता, इधर आते ये 70 मॉलिक्यूल, 70 में से 30 ये ख़राब हो जाते, तो इधर कितने आते, 40 मॉलिक्यूल्स, तो ये कितनी परसेंट हो जाती बायो अवेलेबिलिटी, 40% बायो अवेलेबिलिटी हो जाती। तो बात क्या कह रहा है कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ गिवन डोज विच रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ये रेड वाली। तो इस सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना परसेंट गिवन डोज का पहुंच रहा है, यानी कि हमने 100% दी थी डोज, इसका कितना परसेंट इस सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, वो कहलाती है बायो अवेलेबिलिटी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना परसेंट पहुंच रहा है। अब ये बायो अवेलेबिलिटी जो होती है ये डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, ठीक। एक फैक्टर होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, की ड्रग कितना एब्जॉर्ब हुआ, ठीक, और दूसरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये लीवर में कितना डिस्ट्रॉय हुआ, कितना मेटाबोलाइज हो गया, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, ये पढ़ो यहाँ पे, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है लीवर में होता है हमेशा। आओ, तो हमने ये पढ़ लिया। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू के लिए क्या थी, वो ये थी, ये वाला, कि जो ये मेटाबॉलिज्म, ये बायो अवेलेबिलिटी जो होती है हमारी, ये किस पे डिपेंड होती है, ये इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, किस किस पे, एक एब्जॉर्प्शन पे, दूसरा फर्स्ट पार्ट्स मेटाबॉलिज्म पे। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बायो अवेलेबिलिटी का सीधे सीधे कैसे लेना देना है एब्जॉर्प्शन से, और कैसे लेना देना है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से। तो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी
बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि 1/फर्स्ट एफ पास, पी से पास, एम से मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के, यानी कि जब कभी भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होएगा तो बायो अवेलेबिलिटी कम होएगी, और जब कभी भी बायो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होगा तो बायो अवेलेबिलिटी जो होगी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रिलेशन में होते हैं, इन्वर्सली कहते हैं इसको, 1/FPM फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्टली ये सीधे सीधे एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल, जितना ज़्यादा किसी मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होएगा उतनी ज़्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी होएगी। अब ये तो क्लासिक क्वेश्चन है, एग्जामिनर अब तो पूछने ही बंद कर दिया है कि आईवी रूट की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है तो वो 100% होती है। क्यों? क्योंकि हम सीधे इस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही तो क्या नाम है आईवी रूट से ड्रग देते हैं। अब वो ड्रग जो होता है 100 का 100% ही ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, तो बायो अवेलेबिलिटी इस ड्रग की कितनी हो गई, 100% हो गई, ख़त्म बात। अब ये ग्राफ पे आओ, ये ग्राफ क्या है, देख के डरने का है नहीं, बहुत इजी है, ग्राफ में कुछ नहीं है कि ये ग्राफ जो बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन पीसी, टी का मतलब टाइम, ठीक। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है कि कितने कितने टाइम पे कितनी कितनी देर पे प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी कितनी बन रही है ड्रग की। तो ड्रग क्या हुआ, इधर से ये ड्रग एब्जॉर्ब होना चालू हुआ और इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगी ड्रग की। अब एक लेवल ऐसा आता है जाके पीक आती है, ठीक है, जब इस ड्रग की जो कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा में यानी कि ब्लड में वो मैक्सिमम पहुंच जाती है इस लेवल पे, जिस लेवल पे वो मैक्सिमम जा सकता है। अब जिस लेवल पे ये मैक्सिमम जाता है उतना जो टाइम लगता है इसको उधर तक पहुंचने में, तो इस टाइम को, ये टाइम जो है ये वाला यहाँ पे, तो ये टाइम टी मैक्स कहलाता है, यानी कि इसको जो मैक्सिमम टाइम लगा अपनी पीक पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन में पहुंचने के लिए, यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद में, तो ये क्या कहलाता है, टी मैक्स। और सी मैक्स क्या होती है कि कोई भी ड्रग अपनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन मैक्सिमम जो अचीव करता है एब्जॉर्ब होने के बाद में उसको सी मैक्स कहते हैं, बस ख़त्म बात। और जब इसकी कंसंट्रेशन ऐसे ऐसे करके स्लो धीमे हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जा रही है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हुई, इस डायरेक्शन में अब डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो डिक्रीज़ हो रही है इसका मतलब क्या है, ये ड्रग जो हो रहा है बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। तो जितना भी जो एरिया अंडर द कर्व है ना, ये सब पूरा, ये पूरा कर्व के अंदर जितना भी एरिया, ये क्या हमें दर्शाता है, क्या दिखाता है, इस ड्रग के एब्जॉर्प्शन को दिखाता है, ठीक है। जितना भी ड्रग एब्जॉर्ब होना था हो गया, उसके बाद में जितना यूज़ नहीं हुआ वो बाकी बॉडी से एलिमिनेट हो गया, ख़त्म बात। तो सी मैक्स हमारा क्या था, मैक्सिमम प्लाज्मा की कंसंट्रेशन थी जो हम एक पर्टिकुलर डोज देने के बाद में ऑब्टेन कर सकते हैं। टी मैक्स क्या होता है, टाइम जो रिक्वायर्ड होता है मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए, ये हमें क्या बताता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बताता है टी मैक्स, ठीक है। एग्ज़ाम में वन लाइनर आएगा कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जो ग्राफ होता है तो उसमें जो टी मैक्स होता है वो क्या दर्शाता है, वो टी मैक्स हमें दर्शाता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जो ग्राफ होता है उस टाइम ग्राफ में जो सी मैक्स होता है, तो ये सी मैक्स क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑब्टेन हुई है वो कितनी हुई है, आगे समझ में। और ए यू सी क्या है, ये ए यू सी यही था, क्या, एरिया अंडर द कर्व, ये हमें क्या बताता है, ये एरिया जो है अंडर द कर्व, ये सारा एरिया हमें क्या बताता है, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है। बस ये 3 सिंगल लाइन यहाँ पर तैयार हो गए, ख़त्म बात। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या कहा था कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, यानी कि हमारी बॉडी जो कैसे ड्रग के साथ खेलती है, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, आदमी। तो हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया ए, अब डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है,
एब्जॉर्प्शन की कहानी कहाँ तक थी हमारी? एब्जॉर्प्शन की कहानी हमारी जो थी वो ये थी, हमारी एब्जॉर्प्शन की कहानी जो थी ऐसे थी। ये स्टमक था, ये हमारा लीवर हो गया, और लीवर के बाद में ये हमारी सर्कुलेशन। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने कोई एक ड्रग लिया, ये हमने ड्रग खाया, और ये ड्रग आया हमारे स्टमक में। स्टमक में आया तो स्टमक में ड्रग आने के बाद में जितना भी होना था एब्जॉर्ब, मान लो हो गया, होके चला गया यहाँ पे लीवर में। यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, कुछ एक यूनिट इसकी एक्स यूनिट हुई, वो डिस्ट्रॉय हो गई, बाकी की जो बची वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होके आ गई। ठीक है, और पहले हमने जो ड्रग लिया, ड्रग की जितनी भी यूनिट एब्जॉर्ब होना थी वो एब्जॉर्ब होके लीवर पे आ गई, और बची बाकी की वो एक्सक्रीट हो जाती हैं टट्टी में। तो अब ये वाली कहानी जो हमने पढ़ी थी, ये जितना मैंने पढ़ाया, ये पढ़ा था हमने एब्जॉर्प्शन में। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जितना भी ये ड्रग हमारा ब्लड सर्कुलेशन में आया, इधर सर्कुलेशन में आने के बाद में जहाँ पे भी इसको जाना है, जहाँ पे भी अपनी साइट पे जाना है, जैसे मान लो इस ड्रग को कहाँ जाना है, इस ड्रग को मान लो यहाँ जाना है, ये लंग्स पे जाना है। ठीक है, तो अब ये ड्रग क्या करेगा, ये ड्रग जो है, ये ड्रग जाएगा लंग्स पे। ठीक है, तो एब्जॉर्ब हो मतलब ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद में जब ड्रग टिश्यू तक जा रहा है, ठीक, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ ड्रग गोइंग टू द टिश्यूज़। ठीक है, सर्कुलेशन में आने के बाद टिश्यू में जितना भी अमाउंट जा रहा है ड्रग का, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब कितना ड्रग जा रहा है, कितना वॉल्यूम जा रहा है उस ड्रग का, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसको कैलकुलेट हम ऐसे करेंगे, उसका फार्मूला ये है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है ऊपर जो दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ, ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि वीडी। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट गिवन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब कितना ओरिजिनल अमाउंट हमने ओरली उस ड्रग का दिया था, ओरली या आईवी या आईएम जितना भी दिया था। ठीक है, जितना भी अमाउंट उस ड्रग का दिया वो क्या है, अमाउंट गिवन है। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या हो गई, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या हो गई, जितना भी हमारी जो सर्कुलेशन में ब्लड आया था, तो सर्कुलेशन में जितना भी ब्लड आया था, ये ड्रग आया था, ये हमारे सर्कुलेशन में जितना भी ड्रग आया था वो क्या हो गई, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और ये जितना हमने दिया था ये हो गया अमाउंट गिवन। तो इससे क्या निकल के आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमारा वीडी होगा, ठीक, ये क्या है थर्ड पॉइंट, मोर वीडी मीन्स मोर ड्रग इज एक्यूमुलेटिंग इन द टिश्यू, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा वीडी बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, उतना ज़्यादा ही ये ड्रग कहाँ जा रहा है। मैंने अभी क्या बनाए थे ये कि हम मान लो यहाँ लंग्स पे भेज रहे हैं, जितना ज़्यादा ड्रग, ये ड्रग यहाँ से सर्कुलेशन से टिश्यू पे जा रहा है, लंग्स पे जा रहा है, जितना ज़्यादा जा रहा है, जितना ज़्यादा टिश्यूज़ पे जा रहा है, यानी कि उतनी ही ज़्यादा उसका क्या है, वीडी है। आगे समझ में। अब क्या कह रहा है कि ये जो वीडी होता है यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो डिटरमाइन करता है किसी भी ड्रग की लोडिंग डोज को। लोडिंग डोज यानी कि जब हम किसी भी पेशेंट को पहली डोज देते हैं, ठीक है, लोडिंग डोज देते हैं किसी भी ड्रग की, तो पहले हम लोडिंग डोज दे के देखते हैं
कि वो ड्रग कितना टिश्यूज़ में जा रहा है। ठीक, वो तो वो किससे हम डिटरमाइन करते हैं, वो हम डिटरमाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, कि कितना वो ड्रग यहाँ टिश्यू में जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम डिसाइड करते हैं लोडिंग डोज को, क्योंकि लोडिंग डोज कैसे पता चलती है हमें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, कि कितना वो ड्रग लंग्स में या टिश्यूज़ में, मतलब किसी भी ऑर्गन में जा रहा है। अब हमें लोडिंग डोज कैलकुलेट करनी है, तो लोडिंग डोज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लोडिंग डोज हम कैलकुलेट करने के लिए करेंगे VD इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यानी कि लोडिंग डोज का फॉर्मूला क्या हो गया, लोडिंग डोज का फॉर्मूला हो गया VD इंटू टारगेट PC प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो लोडिंग डोज हम VD से कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इसके लिए पहले VD निकालना पड़ेगा। VD हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट, कुछ भी जो अमाउंट हमने इनिशियल दिया, जो भी अमाउंट दिया था, किसी को मान लो हमने 100 मिलीग्राम की टैबलेट दी, हमने 500 मिलीग्राम की टैबलेट दी, जो भी अमाउंट दिया उस ड्रग का, अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल के आएगी, VD। अब VD निकल के आ जाएगी, तो इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे करके फॉर्मूला बना देंगे इसका, चाहो तो डायरेक्टली, लोडिंग डोज इज इक्वल्स टू अमाउंट गिवन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू कितना हमें टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, मान लो प्लाज्मा में हमें कितनी कंसंट्रेशन चाहिए किसी भी ड्रग की, हमें मान लो एक पर्टिकुलर कोई भी अमाउंट का सोच लो अपने मन में, कि हमें प्लाज्मा में ये ड्रग हमने कितना दिया, हमने ये 500 दिया था। ठीक है, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन इसकी आ रही है कितनी, 300 आ रही है। टारगेट हमें प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, मान लो 400। तो इससे लोडिंग डोज निकल के आएगी, आया समझ में। तो लोडिंग डोज ऐसे निकल के आती है। सब कुछ ये वैल्यूज़ जो होंगी क्वेश्चन में दे रखी होंगी, एग्ज़ाम के अंदर याद रखना। ठीक है, हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, एग्ज़ामिनर हमें सब कुछ देगा। क्या, एग्ज़ामिनर हमें अमाउंट जो इनिशियल दिया ओरल या IM या किसी भी तरीके से, वो अमाउंट देगा। प्लाज्मा में उस ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी मौजूद है वो भी बताएगा, और हमें टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है तो वो भी एग्ज़ामिनर मेंशन करके देगा। बस कहेगा लोडिंग डोज निकाल के बताओ। ठीक है, या फिर सिर्फ क्वेश्चन क्या आएगा, एग्ज़ामिनर क्या करेगा, एग्ज़ामिनर क्या कैलकुलेट कराएगा हमसे, एग्ज़ामिनर कैलकुलेट कराएगा कि भैया ये ड्रग है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के बताओ। अब किसी भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं, किसी भी ड्रग का दिया हुआ अमाउंट जो भी हमने दिया उसको डिवाइड कर देंगे उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है उससे, बस ये हमारा VD निकल के आ गया। तो हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया कैसे निकालते हैं, हमने लोडिंग डोज भी पढ़ ली कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस डोज, MD का मतलब हो गया मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज देने के बाद में एक डोज दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो उस डोज को हम उतना ही देते हैं मेंटेनेंस, उस ड्रग की क्या नाम है, क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए, कि अगर हमें इतना ड्रग चाहिए तो हमें इतनी डोज ये लगातार देनी पड़ेगी, तब ये ड्रग की जो इतनी मात्रा है जो इस बीमारी को ठीक करने के लिए चाहिए वो हमें अचीव होएगी। तो उसको मेंटेनेंस डोज कहते हैं। तो मेंटेनेंस डोज हम कैसे क्लियर वो करते हैं कैलकुलेट, मेंटेनेंस डोज क्लियर वो कैलकुलेट करने का सीधा से सीधा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल। जितना भी ड्रग क्लियरेंस में निकल लिया है, उस क्लियरेंस जितने भी ड्रग की हो रही है उसको, जो हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए उस ड्रग की, उसके टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो क्लियरेंस की, हमारी मेंटेनेंस डोज निकल के आ जाएगी। ख़त्म बात, साफ सीधा फंडा है। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD ये क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के। तो इसका क्या है ये तरीका याद करने का, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा कोई भी ड्रग प्लाज्मा में बाइंड करेगा वो उतना ज़्यादा टिश्यू तक जाने में
डिस्ट्रीब्यूट होने में कमी होगी। कैसे, और ये समझाऊँ मैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा में हमारे प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल, ठीक है। इस ब्लड वेसल के अंदर ये आरबीसी हैं ढेर सारी, ये एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन हो गए गोल गोल, ठीक। तो अब क्या होगा, कोई हमने ड्रग दिया, कोई ड्रग आया, मान लो ये ड्रग आया, ये अब ये ड्रग क्या हो रहा है, ऐसे करके बाइंड हो जा रहा है इस प्लाज्मा प्रोटीन से। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या हैं, ये आरबीसी हो गए, ये एल्ब्यूमिन हो गए, ये एल्ब्यूमिन हो गए। इन एल्ब्यूमिन से ये ड्रग क्या कर रहा है, बाइंड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तो अगर हमें ये टारगेट, हमारा टिश्यू था लंग, इस टारगेट टिश्यू पर इस ड्रग को लाना है, ठीक है। इसको यहाँ पे लाना है, अगर इसको यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इधर जाने की बजाय पहले ही इससे बाइंड कर चुका है, इससे बाइंडिंग कर चुका है ये अपनी। तो इससे बाइंडिंग इसकी टूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं, इससे इसकी दोस्ती ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये इससे दोस्ती कर चुका है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है जितने भी हमारे प्लाज्मा में, ब्लड के अंदर जितने भी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, उनके साथ अगर वो ड्रग बाइंड हो जाएगा, दोस्ती कर लेगा, तो फिर वो इसको भूल जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा, ख़त्म बात, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग होएगी, उतनी ही कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि प्लाज्मा में से टारगेट टिश्यू तक किसी भी ड्रग का जाना, ठीक है। जहाँ पे भी हमें उस टिश्यू से काम लेना है, जहाँ पे भी हमें उस ड्रग से काम लेना है, मान लो लंग में इन्फेक्शन हो रहा है, हमें एंटीबायोटिक यहाँ भेजनी है, लेकिन एंटीबायोटिक यहाँ पे जा ही नहीं रही है, क्यों? वो एंटीबायोटिक जो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट थे प्लाज्मा के अंदर, एल्ब्यूमिन, उससे दोस्ती करके उससे बाइंड हो चुका है। तो ये इससे दोस्ती तोड़ेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, तो ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ख़त्म बात। अब ये यहाँ पे नहीं जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। किसकी वजह से? प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग बढ़ने की वजह से। जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग बढ़ेगी, उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होएगा, और जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग कम होगी, उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, ख़त्म बात। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। जितना ज़्यादा ड्रग लिपिड सॉल्युबल होएगा, यानी कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, और अगर वो ड्रग का नाम है लिपिड सॉल्युबल है, तो उतना ज़्यादा ही डिस्ट्रीब्यूट होएगा। मान लो इस लंग्स की जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, और ये हमारा जो ड्रग आ रहा है, ये जो है ये ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल है, ये फटाक से इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन है, इस वजह से। क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में ज़रा भी वक्त नहीं लेते हैं, तुरंत फटाक से 100 की स्पीड में क्रॉस कर जाते हैं। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मैंने भी पीछे बताया था, जा भाई तेरा काम हो गया, तू निकल। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमें क्या करना था, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना था, बाकी का जो ड्रग बचा जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, या जिस जो भी उससे एक्शन लेना था, काम लेना था, उसका काम हो गया, उसके बाद में उसको क्या करेंगे, हम वाटर सॉल्यूबल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि ये वाटर सॉल्यूबल ड्रग जो है यूरिन और टट्टी दोनों से ही बॉडी से बाहर निकल सके। तो जो वाटर सॉल्यूबल बनना होता है इस ड्रग को, ठीक है, तो वाटर सॉल्यूबल कैसे बनता है? 2 फेज़ में बनता है मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म के 2 फेज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक फ़ेज़ 1 होता है, एक फ़ेज़ 2 होता है। फ़ेज़ 1 में क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ता है ड्रग से, ठीक है। और फ़ेज़ 2 में क्या होता है, फ़ेज़ 2 इसको क्या करता है, वाटर सॉल्यूबल बनाता है। कैसे? अब फंक्शनल ग्रुप कैसे जुड़ता है? ऑक्सीडेशन अगर होता है तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जाके जुड़ती है किसी भी ड्रग से। ऑक्सीडेशन होना किसी भी ड्रग का यानी कि ऑक्सीजन उससे जुड़ना, रिडक्शन होना यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव करना, हाइड्रोलाइसिस करना यानी कि उसको तोड़ना, ठीक है, और साइक्लाइजेशन करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर फ़ेज़ 2 आता है। फ़ेज़ 2 में क्या होता है,
फेज़ 2 में वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है, कैसे करके? कॉन्जुगेशन रिएक्शन के द्वारा। कौन सी रिएक्शन? कॉन्जुगेशन रिएक्शन के द्वारा। इस कॉन्जुगेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक मॉलिक्यूल क्या नाम है आके अटैच होता है, किससे? ड्रग से। कौन कौन से मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं? ग्लूकोरोनाइड मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है, ठीक है, ग्लूटाथियोन आके अटैच हो जाता है, एसिटाइल आके अटैच हो जाता है और मिथाइल आके अटैच हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एक टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं मान लो। तो जो मोस्ट कॉमन आके अटैच होता है वो होता है ग्लूकोरोनाइड, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन रिएक्शन में जो आके ऐड होता है फेज़ 2 में मेटाबॉलिज्म के। अब एक चीज़ यहाँ पर हमें देखनी है कि जो ये मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म जो होता है हमने पढ़ा कि 2 रिएक्शंस में होता है, फेज़ 1 और फेज़ 2 की रिएक्शंस में होता है। और ये जो रिएक्शंस हैं ये कौन कराता है? ये एक एंजाइम कराती है। और ये एंजाइम कैसी हो सकती हैं? ये एंजाइम माइक्रोजोमल भी हो सकती हैं, यानी कि माइक्रोजोम्स में बनी हुई, और नॉन माइक्रोजोमस यानी कि माइक्रोजोम्स में ना बनी हुई, ना पाई जाने वाली। माइक्रोजोम्स में ना पाई जाने वाली या माइक्रोजोम्स में ना बनी हो, या फिर माइक्रोजोम्स में बनी हो या माइक्रोजोम्स में पाई जाती हो, ठीक है। अब जो माइक्रोजोमल एंजाइम्स होती हैं वो क्या होती हैं? उनको इंड्यूस भी करा जा सकता है। इंड्यूस करा जा सकता है मतलब उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ भी करा जा सकता है और उन एंजाइम्स को इनहिबिट भी करा जा सकता है, ठीक है। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो होती हैं वो ना इंड्यूस हो सकती हैं, ना एक्टिवेट हो सकती हैं, ना उनकी एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है और ना ही उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करा जा सकता है, नॉन माइक्रोसोमल्स को। तो अब ये क्वेश्चन तुझे बहुत करवाएगा, तो बोली थी कि 5-6 तरीके के सेम ही क्वेश्चन आए थे जनरल फार्मा से, तो वो क्वेश्चन ये एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स वाले आए होंगे, ठीक है। तो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? ये क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म दूसरे ड्रग्स का, कैसे करके? मेकिंग देम इनएक्टिव, ठीक है। हम मान लो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स क्या करते हैं, जैसे कोई एक बंदा, ठीक है, कोई एक बंदा मान लो क्या ले रहा है, कोई भी एक ड्रग ले रहा है, मान लो पैरासीटामोल ले रहा है, साथ में ये एक एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग भी ले रहा है इनके साथ में। एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग कौन से होते हैं? मान लो ग्रीसियोफुल्फिन ले रहा है या फेनोइटाइन ले रहा है। फेनोइटाइन हमने पढ़ा था, ये कहाँ पे? हमने एपिलेप्सी में पढ़ा था, साइकेट्री में। ये हमने पढ़ा था रिफाम्पिसिन टीबी में लिया जाता है। स्मोकिंग भी क्या नाम है, ड्रग इंड्यूसर है, ठीक है। और कार्बामीज़ापिन हमने साइकेट्री वाले ड्रग्स में पढ़ा था, और फिनोबार्बिटोन भी साइकेट्री वाले ड्रग्स में पढ़ा था। तो मैक्सिमम हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, टीबी और साइकेट्री वाले जो ड्रग्स होते हैं। और ग्रीसियोफुल्विन क्या होता है? ये ग्रीसियोफुल्विन जो होता है ये एंटी फंगल होता है। तो ये सारे के सारे ड्रग्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे ड्रग्स क्या करते हैं, दूसरे ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को, जैसे ये हमने पीसीएम दिया, इसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देगा। अब इसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर दिया, तो मुझे बताओ ये ड्रग क्या अवेलेबल रहेगा अपने फंक्शन करने के लिए या अपना काम करने के लिए? नहीं रहेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ये ड्रग क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, ड्रग को वाटर सॉल्यूबल बनाते हैं। अब जब ड्रग वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, लिपिड सॉल्यूबल। तो लिपिड सॉल्यूबल होएगा नहीं, वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा, तो एक तरीके से ये ड्रग क्या हो गया, हमारी बॉडी के लिए इनएक्टिव हो गया, ठीक है, किसी काम का नहीं है, कोई हेल्प का नहीं है। आया समझ में? ये है फंडा कि कैसे ये ड्रग को इनएक्टिव करते हैं, उनको मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करके इनएक्टिव करते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, मेटाबॉलिज्म में हम मेनली ड्रग को वाटर सॉल्यूबल बनाते हैं, ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने क्या पढ़ा अभी ऊपर, अगर किसी भी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होना है तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ड्रग को लिपिड सॉल्यूबल होना ज़रूरी है। और अगर ये एंजाइम्स जो इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं, अगर ये किसी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देंगे, तो वो ड्रग को मेटाबॉलिज्म को जब इंक्रीज़ करेंगे तो ड्रग वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा, और ड्रग वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा तो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग ही खाली मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, तो वाटर सॉल्यूबल ड्रग नहीं क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को, यानी कि ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे और नहीं अपना काम करेंगे। एक तरीके से ये ड्रग इनएक्टिव हो गए। आया समझ में?
अब इसको याद करने का निमोनिक क्या है, GPRS सेल फोन। तो GPRS का मतलब क्या होता है, GPRS नेटवर्क होता है। पहले जब 4G 3G नहीं आया था, सबसे पहला नेटवर्क जो दुनिया में आया था वो आया था GPRS, ठीक है। GPRS आया था, GPRS के बाद में 2G आया, उसके बाद में 3G नेटवर्क आया, 4G आया, और अब चल रहा है 5G नेटवर्क। इंडिया में 4G है, चाइना में 5G है, ठीक है, बहुत तेज़ स्पीड है उसकी। तो ये क्या होते हैं, याद करने की एक निमोनिक है कि GPRS क्या होते हैं, फ़ोन के नेटवर्क होते हैं, इसीलिए आगे लिखा हुआ है सेल फोन, GPRS सेल फोन। तो जी से ग्रीसियोफुल्विन एंटी फंगल मैंने बताया, फेनोल्टाइन साइकेट्री का ड्रग्स है, ठीक है। रिफाम्पिसिन टीबी का ड्रग्स है, निकोटीन तो स्मोकिंग करते हैं उससे आता है, कार्बामीज़ापिन भी साइकेट्री का ड्रग्स है, फिनोबार्बिटोन भी साइकेट्री का ड्रग्स है। तो GPRS सेल फोन यानी जी से ग्रीसियोफुल्विन, पी से फेनोल्टाइन, आर से रिफाम्पिसिन, एस से स्मोकिंग, ठीक है, सी से कार्बामीज़ापिन और पी से फिनोबार्बिटोन। याद हो गया होगा, बहुत इजी है क्योंकि ये ड्रग्स फार्मा में पढ़ लिए इसलिए। अब एंजाइम इनहिबिटिंग ड्रग कौन से होते हैं, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटिंग ड्रग्स, ये ड्रग्स क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगे। अब मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा तो वो ड्रग सॉल्यूबल नहीं बनेगा, वाटर ड्रग सॉल्यूबल ही नहीं बनेगा, यानी कि वो लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में ही रहेगा ड्रग। अब लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में ड्रग अगर रहा, लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म इंक्रीज़ होती जा रही है, लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में लंबे समय तक है वो ड्रग, तो वो लिपिड सॉल्यूबल फॉर्म में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होएगा टिश्यू में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा टिश्यू में, जिसके वजह से उस ड्रग की क्या होएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी टिश्यू के अंदर, ठीक है। यही कह रहा है कि अगर हम मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगे किसी भी ड्रग के, ये ड्रग क्या करते हैं, अदर ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, जिसके वजह से उनकी जो कंसंट्रेशन होती है टिश्यू के अंदर वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है इन ड्रग्स की। तो ये कौन से ड्रग्स हैं जो क्या नाम है टॉक्सिसिटी कराते हैं दूसरे ड्रग्स की, उनके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके, ये एंजाइम इनहिबिटर हैं, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिससे वो ड्रग क्या नाम है मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, और मेटाबोलाइज नहीं होते हैं तो टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में बॉडी में पड़े रहते हैं। तो इसका क्या है निमोनिक की, विटामिन के कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन, विटामिन के कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन, ये निमोनिक है। तो वी का मतलब है वाल्प्रोएट, कीटोकोनाजोल, सिमेटिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन और आइसोनियाजिड। तो यहाँ पे भी एक चीज़ देखने की है कि यहाँ पे भी एक एंटी फंगल है कीटोकोनाजोल, यहाँ पे भी साइकेट्री का ड्रग्स है वाल्प्रोएट, यहाँ पे ये क्या है एंटासिड है, ठीक है। सिमेटिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग, और एरिथ्रोमाइसिन क्या है मैक्रोलाइड्स है, और आइसोनियाजिड क्या है टीबी का ड्रग है। तो विटामिन के कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन, ये है ड्रग इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स हैं, और एंजाइम को इंड्यूस करने वाले ड्रग्स का निमोनिक क्या था, GPRS सेल फोन। तो इंड्यूस करने वालों का है GPRS सेल फोन, एंजाइम को इनहिबिट करने वालों का है विटामिन के कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन। अब आओ लास्ट स्टेप पे, जब ये ड्रग जो होता है वाटर सॉल्युबल बन जाता है, यानी कि जब ये रेडी हो जाता है वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, तो ये हम क्या करते हैं, इसको यूरिन में टट्टी में निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये मान लो कि ये कोई भी ड्रग हमने लिया, तो कोई भी ड्रग हमने लिया, ये ड्रग क्या है, ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, और ये ड्रग क्या है, ये वाटर सॉल्युबल ड्रग है, और ये क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है हमारी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आगे जाके हमारी बॉडी में क्या होता है कि कुछ ड्रग्स का ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ ड्रग्स का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ठीक। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रीशन ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे कि ड्रग जो है लिपिड सॉल्युबल कितना है। तो जो भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होते हैं वही रीएब्जॉर्ब होते हैं किडनी से,
ठीक है। लेकिन हम तो कह रहे हैं, हमने मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ा कि हम ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, और अगर ये ड्रग वाटर सॉल्युबल बन गया, ये वाला ड्रग, तो ये ड्रग क्या होगा, ऐसे करके यूरिन में निकल जाएगा, ख़त्म बात, एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होती है डायरेक्ट नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। यानी कि किसी भी ड्रग की जो प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग होएगी, जितनी ज़्यादा होएगी उतना वो कम फिल्टर होएगा। कैसे करके, ये मैं किडनी वाला एग्जाम्पल दे के समझाऊँ यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे समझा दूँ। ये इस वाले डायग्राम में, जैसे मान लो ये कोई ड्रग ऐसे करके आया, ये यहाँ पे ड्रग आया, ठीक है। अब ये तो ड्रग किस में आया, ये ब्लड आ रहा है, एफेरेंट आर्टीरियोल है, एफेरेंट आर्टीरियोल से ब्लड अंदर आया, ब्लड आया, ब्लड के अंदर ये क्या था, कोई ड्रग था, और ये ड्रग जो है क्या है, ये ड्रग किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है, किसी भी प्रोटीन से, ठीक है। ये ड्रग ढेर सारे ये ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये ड्रग क्या है, इसके साथ में मैं एक कलर और बना दूँ, ये ड्रग जो है ये प्रोटीन से रेड रेड। अब ये ड्रग जो है किसी प्रोटीन से बाइंड है, तो अब मुझे खुद बताओ, हमने पढ़ा था कि कभी भी फिल्टर नहीं होते हैं हमारे ग्लोमेरुलस में, वो क्या चीज़ होती है, वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स कभी भी हमारे फिल्टर नहीं होते हैं, और जब प्रोटीन फिल्टर नहीं होंगे, और ये हमारा ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है, तो जब ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है, ड्रग प्रोटीन फिल्टर होते नहीं है, तो ये ड्रग फिल्टर नहीं होएगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से ड्रग बाइंड होगा, उतना कम वो फिल्टर होएगा किडनी में जाके, ठीक है। और जितना कम ये यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगा, उतना ज़्यादा वो फिल्टर होएगा। बस ये बात समझाना थी, ख़त्म बात। और हमारी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होती है, वो वाटर या लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हों, चाहे ये वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हों, ये यहाँ से फ़िल्टर होके इधर इनको नेफ्रॉन के अंदर आना ही आना है। जो चीज़ डिपेंड करती है वो बस इनका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रीशन डिपेंड करता है, किस पे, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। ड्रग सारे के सारे यहाँ से फ़िल्टर होके सारे आ जाएंगे यहाँ पे, चाहे ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो, चाहे ये वाटर सॉल्युबल ड्रग हो, सब इधर नेफ्रॉन में आ जाएंगे। लेकिन जो रीएब्जॉर्ब होएगा ड्रग या जो सिक्रीट होएगा, वो बस कौन सा होएगा, वो बस ये लिपिड सॉल्युबल वाला ड्रग रीएब्जॉर्ब होएगा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही जो होते हैं वो रीएब्जॉर्ब और क्या नाम है, सिक्रीट होते हैं। क्योंकि जो हमारी ये लेयर होती है, ये लिपिड बाई लेयर होती है, और लिपिड सॉल्युबल ही इनके आर पार आ जा सकते हैं। वाटर सॉल्युबल तो आया, आके वो सीधे बस इधर से निकलने के लिए आया बाहर, ख़त्म बात। अब क्या कह रहे हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्सक्रीशन की, तो इस एक्सक्रीशन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे है। मान लो हमने एस्पिरिन ली, एस्पिरिन क्या होता है, एक एसिडिक ड्रग होता है, ठीक है। एसिडिक ड्रग होता है मतलब एक एसिड होता है, या फिर हमने कोई भी अदर कोई एसिडिक ड्रग लिया, ठीक है, उसकी पॉइजनिंग हो गई, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको ले लिया। तो अब कोई भी एसिडिक ड्रग होएगा तो हमारी क्या नाम है, एसिडिक ड्रग क्या करेगा, एसिडिक ड्रग बहुत ज़्यादा एसिड होएगा तो ये आके क्या नाम है, हमारे पूरे यूरिनरी पाथवे को जला देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अपने यूरिन को अल्कलाइन बनाते हैं, ताकि ये एसिड जो है हमारे इसको यूरिनरी पाथवे को, नेफ्रॉन को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं, अगर बेसिक ड्रग जो होता है कोई भी, उसकी पॉइजनिंग हो जाए तो हम क्या करते हैं, अपनी यूरिन को एसिडिक क्या नाम है, बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि जब भी कभी कोई एसिड किसके, बेस के साथ में रिएक्ट करता है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, ना वो एसिड रहता है ना बेस रहता है, वो क्या बन जाता है, एक सॉल्ट बन जाता है, बस ख़त्म बात। अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में तब याद होगा। अब क्या कह रहा है, जो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, यानी कि सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, सिक्रीशन सॉरी ये होता है, सिक्रीशन का मतलब एक्सक्रीशन।
तो सिक्रीशन जो होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ब्लड वेसल से नेफ्रॉन के अंदर आना, इसको सिक्रीशन कहते हैं। तो वो हमेशा डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टर्स पे, ठीक है, जो सैचुरेबल हों। अगर ये ट्रांसपोर्टर जो यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर ये सैचुरेट हो गए तो फिर इनका सिक्रीशन नहीं होएगा, यानी कि इनको जितना काम करना था, अगर इन्होंने अपना उतना काम कर लिया तो उसके बाद ये मना कर देंगे, नहीं अब हम नहीं कर सकते साहब, सॉरी, बस ख़त्म बात। ये कहानी थी। अब ये पढ़ना हो कि हाफ़ लाइफ हम कैसे करते हैं, तो अब कैलकुलेट, तो हाफ़ लाइफ कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला है 0.639, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से अपॉन क्लियरेंस CL। तो ये हमारा हाफ़ लाइफ निकालने का फार्मूला है। किसी भी ड्रग की अगर हमें हाफ़ लाइफ निकालना है उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 0.69 पोजीशन होती है ना, 69 पोजीशन, उससे याद कर लें, 0.69 इंटू VD/CL। तो ये है वो हाफ़ लाइफ निकालने का फार्मूला। अबाव ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होता है कि अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ठीक है। कि दो ऑर्डर होते हैं काइनेटिक्स के, एक होता है ज़ीरो ऑर्डर, दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, किसी भी ड्रग का अमाउंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है उसके एलिमिनेशन का, कि कितना ड्रग एलिमिनेट होएगा। जैसे मान लो कोई ड्रग है, उसका एक अमाउंट हमने फिक्स कर दिया कि इतने टाइम में, ठीक है, कितने भी टाइम में, ठीक है, मान लो एक्स टाइम, मान लो टाइम की वैल्यू कोई भी एक्स मान लो, इस टाइम में इस ड्रग को सिर्फ 10 मिलीग्राम कम होना है, ठीक है। तो क्या है, जो ये इसकी अमाउंट है, ये अमाउंट हो गई 10 मिलीग्राम, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि कोई ड्रग हमने लिया, ठीक है, तो ये ड्रग हमने लिया, तो इस ड्रग को हमने क्या करा, ये ड्रग 4 घंटे, ये ड्रग 10 mg कम हुआ कितनी देर में, 4 घंटे में, तो कितना बचा, 70 mg। फिर 4 घंटे बाद इस ड्रग को हमने देखा तो फिर ये 10 mg कम हुआ, फिर हमने 4 घंटे बाद देखा इस ड्रग को तो 10 mg कम हुआ, फिर 4 घंटे बाद देखा फिर 10 mg कम हुआ। तो जो अमाउंट है एलिमिनेशन का, यानी कि हर 4 घंटे पे 10 मिलीग्राम कम होने का, ये अमाउंट है, ये अमाउंट क्या है, 10 मिलीग्राम कम होना, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, यानी कि पर 4 आवर्स में, हर 4 घंटे में ये ड्रग जो है 10 मिलीग्राम एक फिक्स्ड अमाउंट पे, कांस्टेंट अमाउंट पे कम हो रहा है। तो अब इसमें हाफ़ लाइफ जो है वो कोई फिक्स नहीं है हाफ़ लाइफ, क्योंकि हाफ़ लाइफ फिक्स तब होती जब ये ड्रग 80 से 40, ठीक है, एक बराबर टाइम में होता, ठीक, कैसे, जैसे 80 से 40 होने में इसने कितने घंटे ले लिए, 16 आवर ले लिए टोटल, ठीक, यानी कि हाफ होने में, आधा होने में 16 घंटे ले लिए। अब ये 40 से आधा कितनी देर में होएगा, 40, फिर 10 कम करो 30, फिर 10 कम करो तो 20, तो ये 4 घंटे इसने लिए फिर से 10 कम होने में, 10 मिलीग्राम, फिर 4 घंटे इसने लिए 10 मिलीग्राम कम होने में। अब इसने क्या करा, अब ये ड्रग क्या हुआ, अब ये ड्रग 40 से 20 यानी कि हाफ कितनी देर में हो गया, 4 घंटे, 4 घंटे तो टोटल 8 आवर्स में। तो अब आधा कब हो गया, 8 आवर्स में, और यहाँ से यहाँ पे आधा कब हुआ था, 16 आवर्स में। तो जो इसकी हाफ़ लाइफ है वो हाफ़ लाइफ क्या है, कोई भी फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है। कहने का मतलब ये है, दोबारा से रिपीट करके पीछे वीडियो दोबारा देख लेना, 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे भी रिपीट करके। क्या है इसमें कि पहले इसकी वैल्यू 80 से 40 होने में 16 घंटे ली, और फिर 40 से 20 होने में, यानी कि हाफ़ इधर भी हुआ, हाफ़ ये भी हुई वैल्यू,
तो दोनों में हाफ़ होने में यहाँ 16 आवर लगे और यहाँ पे 8 आवर लगे। तो हाफ़ होने का जो टाइम लगा दोनों में अलग अलग है, इसमें 16 आवर लगे, इसमें 8 आवर लगे। तो क्या कह रहा है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ़ लाइफ जो होती है फिक्स्ड नहीं होती है, और जो हाफ़ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के, और जो क्लियरेंस होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। और रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, 4 आवर 4 आवर 4 आवर 4 आवर 4 आवर 4 आवर। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, 4 आवर कांस्टेंट है, और रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ जित और अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन जो है, कितना अमाउंट एलिमिनेट हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वो भी कांस्टेंट है। क्या, 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम 10 10 10। अब आओ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अमाउंट, इसीलिए हाईलाइट करा है मैंने। और यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है। फ्रैक्शन कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ से कितना हो जाएगा, आधा, ये यहाँ से कितना हो जाएगा, आधा, ये यहाँ से कितना हो जाएगा, आधा। यानी कि ये कांस्टेंट रह रहा है, हर बार में हाफ हो रहा है। यहाँ पे हाफ हुआ, यहाँ पे हाफ हुआ, यहाँ पे हाफ हुआ, तो ये हाफ हाफ होना क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अब फ्रैक्शन कांस्टेंट है तो ये हर बार में जो आधा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आधा हुआ, यहाँ से यहाँ आधा हुआ, यहाँ से यहाँ आधा हुआ, हर बार आधा होने में कितना टाइम ले रहा है, 4 घंटे। तो यानी कि सब में इक्वल टाइम ले रहा है, 4 4 4। तो हाफ लाइफ जो है इसकी कांस्टेंट है 4 आवर्स। हर बार आधा कितनी देर में हो रहा है, 4 आवर्स में हो रहा है, ये कह रहा है। और क्लियरेंस भी कितनी हो रही है, हर बार इसकी आधी हो रही है, तो क्लियरेंस भी इसकी कांस्टेंट है, ठीक है। और जो इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा एलिमिनेट होएगा उतनी ज़्यादा ही प्लाज्मा कंसंट्रेशन होएगी, कम हो जाएगी। प्लाज्मा क्लियरेंस, जितना ज़्यादा एलिमिनेट होएगा उतना ज़्यादा प्लाज्मा क्लियरेंस होएगी, यानी कि प्लाज्मा में से कम होता रहेगा, क्लियर होता रहेगा। अब ऐसे कौन से ड्रग्स होते हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, तो उसका निमोनिक है ज़ीरो वॉट पावर। ज़ीरो पावर का बल्ब होता है ना, उसी से याद करना है, ज़ीरो वॉट पावर। तो ज़ीरो तो ज़ीरो ही है, वार्फरिन डब्लू से, ए से एस्पिरिन या अल्कोहल, थियोफाइलिन, टॉलब्यूटामाइड और फेनाइटोइन। आया समझ में। तो ये फेनोटाइन दो जगह पे आ गया अब हमारे। ये फेनोटाइन एक तो पावर में आ गया, किस में, जीरो कॉर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और दूसरा फेनोटाइन ये पीछे कहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, एंजाइम इंड्यूसर वाले जो ड्रग्स होते हैं। वो निमोनिक जो था क्या, GPRS सेल फोन वाला, उसमें भी फेनोटाइन आता है, पी से फेनोटाइन। ये क्वेश्चन फेनोटाइन वाला क्वेश्चन हर बार आता है। मेरे टाइम पर दिसंबर में जब मैं पास हुआ था तो फेनोटाइन 2 क्वेश्चनों में था। एक ये वाला क्वेश्चन आया था, एंजाइम इंड्यूस कौन कराता है, और दूसरा क्वेश्चन ये आया था यही कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन सा ड्रग इनमें से फॉलो करता है, तो फेनोटाइन आंसर था उसका। सेम ऑप्शन था, तो मैं समझ गया था कि ये फेनोटाइन ही आंसर है, क्योंकि मैंने याद करा था। अब आओ फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स मैंने बताया था, डायनेमिक का डी, और डी से ड्रग हमारी बॉडी के साथ कैसे खेलता है, तो ये फार्माकोडायनेमिक्स होती है। तो अब क्या होता है, ड्रग्स जो होता है हमारी बॉडी के साथ कैसे खेलता है, या तो एंजाइम्स के थ्रू खेलता है या फिर रिसेप्टर के थ्रू। यानी कि जैसे ये रिसेप्टर लगे हुए हैं कहीं पे, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर लगा हुआ है, इस रिसेप्टर पर आके ये ड्रग बैठेगा, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के साथ कैसे खेल रहा है, रिसेप्टर के थ्रू खेल रहा है या फिर एंजाइम्स के थ्रू खेलता है। किसी भी एंजाइम को ये क्या करता है, मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं एंजाइम्स को इनहिबिट करने वाले होते हैं। तो या तो ज़्यादातर ड्रग्स क्या करते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करके हमारी बॉडी के साथ खेलते हैं, या रिसेप्टर से अटैच होकर उसके बाद में खेलते हैं हमारी बॉडी से। अब एंजाइम का जो इनहिबिशन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है, और एक जो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है, फिक्स है, ये क्वेश्चन आने ही आना, KM और VMAX वाला। तो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है
कि जो के एम की वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होती है और वी मैक्स जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और के एम जो होता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नीट 2020 में भी आया है कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है इसमें क्या होता है, वी मैक्स डिक्रीज़ होता है और के एम जो होता है सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ए आंसर है इसका। ठीक है। तो क्या होता है, ये ड्रग है, ये सर्कुलेशन में ये ड्रग आया डी। ठीक है। इसकी एफिनिटी, एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी रिसेप्टर से बाइंड करने को ड्रग को एबिलिटी, ड्रग की किसी भी रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी को ड्रग की एफिनिटी कहा जाता है। जैसे ये ड्रग आया, ये ड्रग आके इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ये इसकी क्या कहलाई, एफिनिटी। ठीक है। और फिर कोई भी इस रिसेप्टर पे, इस ड्रग के इस रिसेप्टर पे लगने के बाद में जो एक्शन प्रोड्यूस हुआ उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हर एक ड्रग की अपनी एक एफिनिटी होती है। ठीक है। लेकिन जो उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है। अब इसी इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेस पे चार तरीके के ड्रग्स होते हैं। इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेस पे, इसके बेस पे। क्यों? क्योंकि सारे ड्रग्स की एफिनिटी तो सेम ही होती है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी अलग अलग होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या हो गई कि वो ड्रग क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, वो ड्रग इनहिबिट कर रहा है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी ये होती है पार्शियली स्टिमुलेट कर रहा है, पार्शियली इनहिबिट कर रहा है। जो हमने पढ़ा था, तो ये पीछे फार्मा में मैंने पढ़ाया है, जैसे पार्शियल एगोनिस्ट है, इन्वर्स एगोनिस्ट है, या एंटागोनिस्ट है, या एगोनिस्ट है। तो अगर एगोनिस्ट है, ठीक है, तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होगी, +1, यानी कि +1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। पार्शियल एगोनिस्ट है तो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी 0 से +1 तक। अगर इन्वर्स एगोनिस्ट है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 0 से -1 तक। और अगर एंटागोनिस्ट है तो एंटागोनिस्ट की जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, नो, यानी कि कुछ भी नहीं होगी या फिर 0 होगी, ऐसा मान लो। ठीक है। अब ये आया है क्वेश्चन कि डाइक्यूमारोल एंटागोनाइजेज द एक्शन ऑफ विटामिन के बाय, कि डाइक्यूमारोल होता है वो एंटागोनाइज करता है विटामिन के एक्शन को किस तरीके से, तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के थ्रू करता है। ये सीधा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन याद करना है बस, क्योंकि ये कभी भी किसी नोट्स में नहीं पढ़ाया गया है, नया क्वेश्चन बन के आया इसलिए। अब हमारी बॉडी में, अब हमें फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ना है, और फार्माकोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा कि ड्रग्स जो होते हैं मोस्टली एंजाइम्स के थ्रू एक्ट करते हैं और एंजाइम्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। और दूसरा तरीका जो एक्ट करने का होता है ड्रग का, वो रिसेप्टर के थ्रू होता है। अब रिसेप्टर कौन कौन से तरीके के होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, तो पहला रिसेप्टर जो हो गया वो हो गया आयनोट्रोपिक रिसेप्टर, आयनोट्रोपिक। ठीक है। तो ये आयनोट्रोपिक रिसेप्टर जो होते हैं ये फास्टेस्ट एक्टिंग होते हैं। एक एमसीक्यू वन लाइनर ये बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसेप्टर इज़ द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। चार ऑप्शन दे रखे होंगे, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर, ठीक है, फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये चार ऑप्शन होंगे। तो आंसर क्या है इसका, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर जो होता है फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं जो हम पढ़ चुके हैं, गाबा ये पढ़ा है हमने, NMDA रिसेप्टर पढ़ा है, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में। फिर NN पढ़ा है हमने, NM पढ़ा है, और ये 5-HT3 क्या है, सेरोटोनिन के। तो NN NM कहाँ पाए जाते हैं, नर्व में पाए जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था फार्मा में। अब एंजाइमेटिक रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, एंजाइमेटिक रिसेप्टर हमारे क्या कहलाते हैं, इनका दूसरा नाम होता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, याद रखना, क्योंकि काइनेज आ गया नाम में, एज आ गया, एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है एंजाइम। तो एंजाइमेटिक रिसेप्टर का दूसरा नाम होता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि क्या क्या इन रिसेप्टर पर आगे अटैच होता है, साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आके अटैच होता है इन पे, और हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। तो इसको याद करना है पिग, आगे समझ में, और इसको याद करना है सिट, CIIT।
तो पीछे क्वेश्चन अब देख लें क्या आया है। तो पीछे क्वेश्चन जो आया है तो पूछा गया है, इसने क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं लिखा कि ड्रग एक्टिंग बाया एंजाइमेटिक रिसेप्टर, ये नहीं पूछा क्वेश्चन। इसने इसके दूसरे नाम से क्वेश्चन पूछा कि ड्रग एक्टिंग बाय टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर इस, और अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, पिग। ठीक है, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। ठीक, तो टीआरएच दे दिया, टीएसएच दे दिया, इंसुलिन दे दिया, एमएसएच दे दिया। तो जो टायरोसिन काइनेज से काम कर रहा है वो कौन सा है, पिग। पी से प्रोलैक्टिन, आई से इंसुलिन, जी से ग्रोथ हार्मोन। तो इधर आंसर हमारा है सी, इंसुलिन। अब आओ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का दूसरा नाम होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा क्या, ये क्या होते हैं, स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होते हैं। तो पूछेगा स्लोएस्ट एक्टिंग रिसेप्टर कौन से होते हैं, और ऑप्शन देगा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर या फिर इसका दूसरा नाम एंजाइमेटिक रिसेप्टर। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन देगा ये वाला आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर, और तीसरा ऑप्शन देगा ये वाला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और चौथा ऑप्शन देगा इन दोनों में से कोई एक नाम देगा, या तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली, ऐसे करके। ठीक, मैं यार लिख के बता दूं इसको कि स्लोएस्ट कौन से होते हैं रिसेप्टर। तो पहला ऑप्शन पीछे वाला दे देगा क्या, आयनोट्रोपिक। दूसरा ऑप्शन देगा एंजाइमेटिक या फिर टायरोसिन काइनेज। तीसरा ऑप्शन क्या देगा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और चौथा ऑप्शन क्या देगा, यही वाला इंट्रा सेलुलर या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। तो पूछेगा कि इनमें से स्लोएस्ट कौन सा है। तो स्लोएस्ट कौन सा हो गया हमारा, ये वाला हो गया, फोर्थ वाला इंट्रासेलुलर, ये वाला, ये। ठीक, अब ये जो होते हैं रिसेप्टर पाए कहाँ पे जाते हैं वो देख लेते हैं हम, कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली वाले रिसेप्टर जो स्लोएस्ट रिसेप्टर होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं सी, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स में कहाँ पाए जाते हैं, सी से क्या हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और डी का मतलब विटामिन डी, सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ए विटामिन ए, और टी यानी कि थायराइड हार्मोन्स, T3 T4 थायराइड हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन वगैरह। तो इसका निमोनिक क्या है, सी डी सेट। ठीक है, तो सी डी सेट का मतलब सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक, दूसरा हो गया डी से विटामिन डी, एस से हो गए सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स तीनों होते हैं, फीमेल्स में होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और मेल में पाए जाते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ए से विटामिन ए हो गया, और टी से थायराइड हार्मोन हो गया T3 T4। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया एम्स में जून 2020 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इसका क्या है, इसमें क्या है निमोनिक हमारा, सी डी सेट। तो सी का मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और डी का मतलब है विटामिन डी, और एस से है हमारा सेक्स हार्मोन्स यानी कि फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और मेल में टेस्टोस्टेरॉन। और ये क्या हो गया, विटामिन ए, और ये क्या हो गया, थायराइड की हार्मोन कौन सी, T3 और T4। आए समझ में, बस। अब आ जाओ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कौन से होते हैं, ये मैं तो ये फार्मा में पढ़ा चुका हूँ कि जी प्रोटीन से कपल्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैंने पढ़ाया था, देख, जी जी जी, तीन तरीके के जी रिसेप्टर होते हैं, एक स्टिमुलेटरी होता है, एक जी इनहिबिटरी होता है, और एक जी क्यू होता है। ठीक है, अब इन तीनों का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे कैसे करके ये काम करते हैं।
तो इसको पढ़ने के लिए हम ये देखेंगे हमारी स्केची की वीडियो। इस वीडियो को देख लेना, पीडीएफ को देख लेना, मैं फिर भी इधर दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा है पेज नंबर स्केची में 135। इधर ये बने हुए हैं, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है, किक मार्ट। तो हमारा जो जी क्यू रिसेप्टर है, ठीक, हमारा जो जी क्यू रिसेप्टर है, तो वो जी क्यू रिसेप्टर कैसे करके काम करता है, ये क्या बने हुए हैं, ये 3 कुत्ते बने हुए हैं, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 11, 3 डैक्स यानी कि 3 डॉग्स। तो जो ये जी क्यू प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, तो ये एक्टिवेट होके क्या करते हैं, IP3 डैग कैस्केड को चालू करते हैं। इससे क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होता है। आगे समझ में। तो ये जी क्यू हो गए। और जी इनिबिटरी कौन सा होता है, तो ये क्या लिखा हुआ है, जी इनिबिटरी, जी आई इनिबिटरी। तो जी इनिबिटरी जो रिसेप्टर होता है वो कैसे काम करता है, जब जी इनिबिटरी प्रोटीन के नाम है जब जी आई रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, तो वो एक्टिवेट होके क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को डिक्रीज कराता है, जो ये बना हुआ है डिक्रीज साइक्लिक एएमपी, ठीक है। ये एरो नीचे की तरफ बने हुए हैं, इसका मतलब है डिक्रीज होना। इधर आओ। अब इस पे क्या पढ़ना है हमें, कि ये पढ़ लेते हम कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो हमने इसमें 2 पढ़ लिए थे, हमने इसमें जी आई पढ़ लिया था, जी क्यू पढ़ लिया था। तो जी आई में हमने पढ़ा था, जी आई में क्या होता है, जी आई में देखा था कि एरो नीचे को बन रहे थे, ठीक है, और साइक्लिक एएमपी डिक्रीज हो रहा था, मतलब ये था उसका मोटरसाइकिल पे, ठीक। इसका अपोजिट होता है जीएस। जीएस क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है क्या, साइक्लिक एएमपी। और जब भी साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है, तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज साइक्लिक एएमपी क्या कराता है, कैल्शियम का जो लेवल होता है सेल के अंदर उसको इंक्रीज़ कराता है। और तुम हमें पता ही है कि जब भी कैल्शियम इंक्रीज़ होता है या कैल्शियम आता है, तो कैल्शियम का काम क्या होता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन कराना, ठीक है। तो ये अगर जी एस कपल्ड वाला याद करना है, तो ये जी एस कपल्ड वाली कहानी है पेज नंबर 139 पे स्केची फार्मा वाले नोट्स में। तो जी एस कपल्ड वाली कहानी इधर है, कैसे, ये है। इसकी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, इसकी टी शर्ट पे लिखा है आई लव बैंड कैंप। ये आई लव बैंड कैंप। और इसके आगे क्या खड़ा हुआ है, ये कैंप आराम से खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस इमेज में हमने क्या पढ़ा था, किस। तो किस का मतलब क्या था कि अल्फ़ा 1 किस पे होता है, जी क्यू रिसेप्टर, जी क्यू से होता है कपल्ड। ये किससे होता है, अल्फ़ा 2 जी आई से। और फिर बीटा 1 जी एस होता है, बीटा 2 भी जी एस होता है कपल्ड। तो अल्फ़ा 2 जो था जी आई से कपल्ड था, तो आई से कपल्ड था, कैंप टूट गया, गिर गया, यानी कि कैंप डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो है आई लव बैंड कैंप, इधर कैंप जो आराम से खड़ा हुआ है बीटा 1 का, तो बीटा 1 किससे कपल्ड होता है, कैंप से, साइक्लिक एएमपी से, मतलब जी स्टिमुलेटरी से। तो जी स्टिमुलेटरी क्या होता है, जी स्टिमुलेटरी क्या करता है, जी स्टिमुलेटरी हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है साइक्लिक एएमपी को, पॉइंट नंबर 24, जिससे क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है और हार्ट को एक्सेलरेट करता है। तो ये तीनों हमने तीनों टाइप के जी प्रोटीन कपल्ड वो पढ़ लिए, 3 तरीके के होते हैं, एक जी क्यू, एक जी आई और एक जी एस। तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। जो सर ने इधर पढ़ाए भी नहीं है वो मैंने याद करवा दिए स्केची फार्मा से, क्योंकि वो वैसे भी वहाँ पे भी पढ़ना है, ज़रूरी है। हमारा एक ये टॉपिक नहीं पड़ गया। फिर अब एक आता है हमारा डोज वर्सेस, मतलब डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसको इस शॉर्ट में क्या कहा जाता है, DRC। तो हम डोज रिस्पॉन्स कर्व को किससे बनाते हैं कंपेयर करके, पोटेंसी से, ठीक है। और जो इधर पे बन के आता है वो क्या होती है, एफिकेसी।
तो यहाँ पे पोटेंसी, यहाँ पे एफिकेसी। ठीक है, तो ये ड्रग रिस्पॉन्स कर्व जो होता है हमेशा हाइपरबोला शेप में होता है, ये वाला ऐसे हाइपरबोला इसको कहते हैं। ये एस जो बनता है ऐसे करके, ये एस बन गया है ना ऐसे करके एस, तो ये हाइपरबोला कहलाता है। और लॉग डीआरसी का कर्व जो होता है सिग्मॉइड होता है। ठीक, और इस पोजीशन पे क्या बनता है हमारा एफिकेसी, और इधर क्या आता है हमारा पोटेंसी। तो ये जो इधर को ऐसे बढ़ रही है, ये जो इधर को ऐसे बढ़ रही है, ये जो इधर को एरो बढ़ रही है, तो ये क्या है हमारी पोटेंसी है। ये देखो, ये देखो, तो सबसे लंबी पोटेंसी किसकी है, ये देखो इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, और सबसे पोटेंसी लंबी किसकी हो गई, तो इसकी हो गई। ये कौन है, ए वाला। तो ए वाला जो ड्रग है इसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा है, उससे कम बी वाले की है, उससे कम सी वाले की है। ये इतना है, ये इतना है, ये सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। अब बात आती है कि एफिकेसी कैसे निकालते हैं। तो एफिकेसी मैंने बताया ऐसे करके देखते हैं। ये तीनों सेम पॉइंट से इधर के लेवल से चालू हो रहे हैं ना, इसके लेवल से ऐसे। इसके बाद में जब ये चालू हो रहे हैं तो ये यहाँ तक मैक्सिमम जा रही है, ये यहाँ तक मैक्सिमम जा रही है इस लेवल तक, और ये कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक मैक्सिमम जा रही है। मतलब हमें ये वाली लाइन देखना है एफिकेसी में। तो एफिकेसी सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा बी की है। ठीक है, सबसे ऊपर तक बी की लाइन पहुंची, और ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, ये भी इधर ही है, ये भी इधर ही है। ये दोनों लाइनें इधर एक सेम लेवल पे जाके ख़त्म हो गई हैं, देख यहाँ से ये मुड़ गई है। तो ए और सी एक बराबर है, इक्वल है, और एफिकेसी किसकी सबसे ज़्यादा है तीनों में, बी की है। तो बी इज़ मोर देन ए इक्वल टू सी, यानी कि बी सबसे ज़्यादा है और ए और सी एक दूसरे के बराबर है। अब जो ड्रग रिस्पॉन्स, डोज रिस्पॉन्स जो कर्व होता है, इस डोज रिस्पॉन्स कर्व के तीन पैरामीटर होते हैं। क्या पैरामीटर होते हैं, पोटेंसी। पोटेंसी यानी कि वो ड्रग कितना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कम से कम लो डोज पे। मतलब कम से कम डोज पे जितना ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है कोई ड्रग, उसको हम कहते हैं पोटेंसी। एफिकेसी का मतलब होता है कि मैक्सिमम प्रभाव, मैक्सिमम इम्पैक्ट या मैक्सिमम इफ़ेक्ट कितना या क्या पड़ रहा है इस ड्रग का, वो एफिकेसी होता है। और स्लोप क्या होता है, ये देख, हम चढ़ाई चढ़ते हैं कभी भी पहाड़ पे, तो चढ़ाई कैसी होती है, या तो चढ़ाई ऐसी होती है, या चढ़ाई ऐसी होती है, या ऐसी भी चढ़ाई होती है, ऐसी भी चढ़ाई होती है, ऐसी भी चढ़ाई होती है, और ये भी चढ़ाई होती है। तो सबसे ज़्यादा चढ़ने में दिक्कत कौन सी चढ़ाई पे आती है, ये वाली पे, और सबसे कम दिक्कत ये वाली चढ़ाई पे चढ़ने में आती है, क्योंकि ये ज़्यादा सीधी नहीं है, मतलब आराम से हम चढ़ जाएंगे ज़्यादा कम मेहनत के। ठीक, तो स्लोप ये हो गया। ठीक है, और इस स्लोप, और क्या कह रहा है कि क्लिनिकली जो है हमारी एफिकेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किससे, पोटेंसी से। और क्या कह रहा है कि जो हमारा स्लोप होता है, जो ये स्लोप बनते हैं, ये तो जितना ज़्यादा स्लोप हो, ये स्लोप हमारे बनते हैं, ये क्या बताते हैं, ड्रग की सेफ्टी को बताते हैं। ठीक है, ये स्लोप कम है, ये इससे ज़्यादा स्लोप है, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा। जितना ज़्यादा स्लोप बनेगा ना किसी भी ड्रग का, वो ड्रग उतना ही कम सेफ होएगा। बस इतना समझ लो। अब यहाँ पे आओ, क्वांटल डीआरसी यानी कि क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है, तो वो क्या है कि ये हमें क्या बताता है, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर बताता है ड्रग के इफ़ेक्ट को। ठीक है, यानी कि उसकी एफिकेसी को कहाँ पे, पॉपुलेशन के अंदर, ना कि किसी एक इंसान के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, व्यक्ति के अंदर। ये बताता है पॉपुलेशन के अंदर। इसका शेप क्या होता है, सिग्मॉइड। ठीक, और हम क्या देखते हैं इसके अंदर, दो एक्सिस होती हैं, ये होती है वाई एक्सिस और ये वाली होती है
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्डिंग, यानी कि कितने परसेंट पेशेंट या सब्जेक्ट्स इसके ऊपर इस ड्रग को देने के बाद में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिस्पॉन्स आ रहा है उनके अंदर। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालते हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स निकालते हैं। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स कैसे निकालते हैं, LD50 अपॉन LD/ED50। तो ये क्या है, LD क्या है, लीथल डोज, और ED क्या है, इफ़ेक्टिव डोज। तो ये 50 क्या है, परसेंटेज है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स से हम क्या मेजर करते हैं, किसी भी ड्रग की सेफ्टी को मेजर करते हैं। ठीक, जित जितनी ज़्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स होएगा उतना ही ज़्यादा ड्रग सेफ होएगा, और जितनी कम क्या नाम है थेराप्यूटिक इंडेक्स निकल के आएगा कैलकुलेट करने के बाद में, उतना ही कम वो ड्रग्स जो है सेफ है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में कि अगर हमें वेरिएशन का पता करना है ड्रग की रिस्पॉन्सिवनेस का, किसी भी पर्टिकुलर डोज का, किसी भी ड्रग की, तो हम हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल में उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो इसको करते हैं हम ऑब्टेन क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से। हमने क्या पढ़ा, क्योंकि इसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पॉपुलेशन में कर सकते हैं। तो हर एक अब हम पॉपुलेशन में यानी कि कई घनी आबादी में कर सकते हैं इसको अप्लाई। तो हमें उस घनी आबादी में अगर उस ड्रग के क्या नाम है रिस्पॉन्स को क्या करना है, ऑब्टेन करना है कि वो हर एक व्यक्ति पे कैसे कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है हर एक व्यक्ति उस ड्रग को लेने के बाद में। हमें एक पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करनी है। ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर स्टडी करनी है, सिर्फ एक के अंदर नहीं, अलग अलग लोगों में। तो अगर इसका मतलब क्या, वो डिफरेंट इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, और पॉपुलेशन में हम किससे स्टडी करते हैं, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से। अब आओ फार्माकोजेनेटिक्स पे। तो फार्माकोजेनेटिक्स क्या होती है, फार्माकोजेनेटिक्स का मतलब हो गया कि कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्स पैदा करते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीपल पे, क्योंकि उनका जो लोगों का जेनेटिक मेकअप होता है वो अलग अलग होता है। जैसे G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जो होती है, हमने G6PD की डेफिशिएंसी पढ़ते हैं। हम कहाँ पे पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की है उन लोगों के अंदर, और वो लोग क्या करते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स लेते हैं, जैसे प्राइमाक्विन लेते हैं, सल्फोनामाइड्स लेते हैं, नाइट्रोफुरेंटोइन लेते हैं, या फुराजोलिडोन। ठीक है, और सल्फोनामाइड में हमने इंक्लूड कर दिया है डेप्सोन को भी। तो इन लोगों में ये 4 ड्रग्स लेने के बाद में क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है, यानी कि उनकी आरबीसी टूटने लगती हैं। किस वजह से, G6PD की डेफिशिएंसी के वजह से। ऐसे ही कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि ये ड्रग्स लेने के बाद में, ये ड्रग्स जो होते हैं, ये ड्रग्स कैसे क्या नाम है मेटाबोलाइज होते हैं, एसिटाइलेशन के द्वारा मेटाबोलाइज होते हैं ये ड्रग्स। कौन कौन से, शिप बोले तो सल्फोनामाइड्स, हाइड्रालाजीन, आइसोनियाजिड और प्रोकेनामाइड। तो ये ड्रग्स जो होते हैं शिप ड्रग्स, ये क्या कॉज करते हैं, SLE कॉज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथोमेटोसिस। तो शिप ड्रग्स होते हैं जो एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होते हैं, ये क्या कराते हैं, SLE कराते हैं। ऐसे ही सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस्ड एपनिया, एपनिया का मतलब क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत। ठीक, तो सक्सिनाइल कोलिन क्या होता है, सक्सिनाइल कोलिन होता है, हमने ये पढ़ा था कहानी। तो इसके अंदर सक्सिनाइल कोलिन क्या है, ये है, ये बंदा। ठीक है, तो ये बंदा सक्सिनाइल कोलिन है। इसको मैं देखूं कहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं सक्सिनाइल कोलिन नहीं है, स्कोपोलामीन है, सॉरी उसको छोड़, उस पर ध्यान मत दे। कि सक्सिनाइल कोलिन क्या होता है, एक
शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, यानी कि मसल को रिलैक्स करने वाला है। कैसे रिलैक्स करता है? रिलैक्स ये क्या करता है? मेटाबोलाइज कर, ये इसका मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा होता है? स्यूडो कोलिन एस्ट्रेस के द्वारा होता है, इसलिए करता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर जेनेटिकली डिफेक्टिव एंजाइम है तो वो क्या कहलाती है? एटिपिकल स्यूडो कोलिन एस्ट्रेस कहलाती है। तो ड्रग इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड क्विकली दैट कैन लीड टू एपनिया। तो अगर उसके अंदर क्या नाम है, किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो उसको क्या कहा जाता है? एटिपिकल स्यूडोकोलिनेस्ट्रेस। ठीक है। और फिर ये क्या होएगा? ये जो सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस एपनिया होएगा, ये इस कारण से होएगा। कैसे? क्योंकि ये ड्रग जो है सक्सिनाइल कोलिन, ये क्या होएगा? मेटाबोलाइज होएगा नहीं। मेटाबोलाइज नहीं होएगा तो ये ड्रग क्या हो रहेगा? सर्कुलेशन में पड़ा रहेगा, और सर्कुलेशन में पड़े रहने के कारण इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से एपनिया होएगा। आया समझ में? अब क्या होता है हमारी बॉडी में कि अब एक लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, कि क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ड्रग जो टेस्ट होता है ह्यूमंस पे बिफोर, उससे पहले कि वो मार्केट में आए। जैसे कोरोना की वैक्सीन थी, ठीक है। तो कोरोना की वैक्सीन थी, कोरोना की वैक्सीन को मार्केट में आने से पहले कई बार ह्यूमंस पे ट्रायल करे गए उसके, अलग अलग तरीके से। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? यूएस में एफडीए कहलाता है, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन। इंडिया में डीसीजीआई कहलाता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये किसके अंडर में काम करता है? सीडीएससीओ के अंडर में काम करता है, जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल, बिफोर क्लिनिकल ट्रायल एंड एप्लीकेशन मस्ट बी रिटन टू एफडीए डीसीजीआई। तो कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले एक रिटन एप्लीकेशन सबमिट करी जाती है एफडीए को या फिर डीसीजीआई को, जिसको उस एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? इंडा। इंडा का मतलब इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब जो क्लिनिकल ट्रायल होता है इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, फेज़ 1, 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। तो फेज़ 1 में क्या करा जाता है? हेल्दी इंडिविजुअल लिए जाते हैं। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। हेल्दी पीपल्स लिए जाते हैं, ठीक है। फिर फेज़ 2 में एफिकेसी और सेफ्टी चेक करी जाती है, ठीक है। और ये फेज़ 2 करा कितने लोगों पे जाता है? ये फेज़ 2 करा जाता है 20 से 200 लोगों पे। फिर फेज़ 3 आता है। तो फेज़ 3 को करने का तरीका क्या होता है? इधर हम एफिकेसी चेक करते हैं फर्स्ट टाइम या इंडिकेशन के लिए, और फेज़ 3 में हम क्या करते हैं? लार्ज पॉपुलेशन लेते हैं। लेकिन फेज़ 3 का मेन हमारा मोटिव होता है एफिकेसी कंफर्म करने का, ठीक है। तो अप टू 5000 पॉपुलेशन इसमें ली जाती है, और साथ में इसमें भी हम सेफ्टी चेक करते हैं एक लार्जर पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। फिर एक और एप्लीकेशन दी जाती है फेज़ 3 के बाद में एफडीए को, जिसको क्या कहा जाता है? उस एप्लीकेशन को एनडीए कहा जाता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और जब ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो ड्रग क्या होता है? मार्केट में आ जाता है, बिकने लगता है। फिर क्या होता है? एक फेज़ 4 आता है। फेज़ 4 कब आता है? पोस्ट मार्केटिंग। जब ड्रग मार्केट में आ जाता है, मार्केट में बिकने लगता है, तो हम उस ड्रग की स्टडी तब भी करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं स्टडी को। क्या देखने के लिए? रेयर, उसके रेयर या फिर लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स को, यानी कि कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में नज़र आए। जैसे किसी को कोई बीमारी है, और वो बीमारी ऐसा मान लो 10,000 लोगों ने दवा खाई, वो 10,000 में से 10 लोगों को वो बीमारी थी, और उसी बीमारी वाले लोगों के अंदर उस दवा ने साइड इफ़ेक्ट करा, यानी कि ये साइड इफ़ेक्ट सिर्फ इस बीमारी के लोगों में नज़र आएगा। तो ये हम कब स्टडी करते हैं? फेज़ 4 में स्टडी करते हैं। अब कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्स जो होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होते हैं? एक तो प्लेसिबो कंट्रोल होता है। प्लेसिबो का मतलब क्या होता है? कोई भी इनएक्टिव सब्सटेंस दिया जाता है, किसको? सब्जेक्ट को। सब्सटेंस इनएक्टिव का मतलब मीठी गोली दे दी, जैसे होम्योपैथिक में, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट को हम नहीं बताते हैं कि हमने उसको मीठी गोली दी है। सब्जेक्ट सोचता है मैंने मेडिसिन ली, और मेडिसिन खाने के बाद में मतलब मैंने मेडिसिन ली और सब्जेक्ट ठीक हो जाता है, लेकिन पता हमें है सिर्फ कि हमने उसको प्लेसिबो दिया है, मेडिसिन नहीं दी है, ठीक है। और फिर एक होता है स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल, ठीक है।
स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल कब करा जाता है? ये फेज़ 3 में करा जाता है, जहाँ पे नए ड्रग को एक एग्जिस्टिंग ड्रग से कंपेयर करा जाता है। ठीक है, इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के आपस में कंपेयर करे जाते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है कि ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लिनिकल ट्रायल क्या है, तो फेज़ 1 क्या कह रहा है कि फेज़ 1 से हम एफिकेसी को डिटरमाइन करते हैं? नहीं। फेज़ 1 से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? फेज़ 1 से सिर्फ और सिर्फ हम हेल्दी पीपल पर करते हैं और सेफ्टी को देखते हैं। ठीक। फिर क्या कह रहा है, जो हेल्दी वॉलेंटियर हैं वो कब रिक्रूट होते हैं? फेज़ 2 में? नहीं, हमारे हेल्दी वॉलेंटियर जो रिक्रूट होते हैं वो फेज़ 1 में रिक्रूट होते हैं। फिर क्या कह रहा है कि जो फेज़ 4 होता है वो फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी के लिए होता है एनिमल में? नहीं। एनिमल में स्टडी तो हम क्या नाम है करते ही बहुत पहले, ये क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही स्टडी करते हैं एनिमल्स में। ये फेज़ 1, 2, 3, 4 ये सब कब होते हैं? ये होते हैं ह्यूमंस पे। एनिमल में फेज़ 0 होता है जब एनिमल्स पे करते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कब स्टडी करते हैं। अब इसका आंसर क्या था? इसका आंसर यही था कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो होता है कब करा जाता है? फेज़ 3 में करा जाता है, जो ये लिखा हुआ है कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल फेज़ 3 पे करा जाता है। ये क्वेश्चन है, नया स्टेटमेंट निकल के आया है, इसलिए इसको क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। चाहो तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर लेना फेज़ 3 पे, कि फेज़ 3 का एक पॉइंट ये भी है कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो होता है कब होता है? फेज़ 3 में होता है। अब ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है टेम्परेचर। किसी भी ड्रग को अगर हमें सिर्फ कूल रखना है तो टेम्परेचर कितना रखते हैं? इंडिया में 8 से 15 डिग्री सेल्सियस, और यूएस में रखते हैं 8 से 15 डिग्री सेल्सियस, और इंडिया में रखते हैं 8 से 25 डिग्री सेल्सियस। और उसको कोल्ड रखना है तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, और उसको जमा के रखना है किसी भी ड्रग को, फ्रोज़न करके रखना है तो -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब जो ड्रग्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक स्प्यूरियस ड्रग्स होता है। स्प्यूरियस ड्रग का मतलब होता है कोई एक नई कंपनी मार्केट में उतर के आई और वो क्या कर रही है? मिमिक कर रही है या एडवांटेज ले रही है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का। ठीक है। कोई एक पुरानी, एक पहले से अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ठीक है, उसकी कॉपी कर रही है एक नई कंपनी जो मार्केट में आई है वो, तो उसको क्या कहते हैं? स्पूरियस ड्रग कहते हैं। मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर दवा कुछ और है और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो कुछ और है, तो ये मिस ब्रांडेड ड्रग होता है। ठीक। और कंटामिनेटेड ड्रग का मतलब हो गया कि कुछ हार्मफुल मटेरियल उस ड्रग के अंदर पाया जा रहा है, जैसे बाल मिल गए किसी ड्रग के अंदर, किसी ड्रग के अंदर कुछ और गंदगी मिल गई, तो वो क्या कहलाते हैं? कंटामिनेटेड ड्रग्स कहलाते हैं। अब फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई कभी भी कोई 2 ड्रग या 2 से ज़्यादा ड्रग कंबाइन करके दिए जाएँ, वो भी फिक्स डोज में, उनकी क्या नाम है, पावर डोज फिक्स हो कि इतने मिलीग्राम मिक्स करना है। ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि कोई भी इंसान फिर उसको 2 टैबलेट नहीं लेनी पड़ेंगी एक साथ, वो सिर्फ एक ही टैबलेट खा के दोनों मेडिसिन का काम कर जाएगी। और अगर किसी एक ड्रग का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है ना, तो दूसरे ड्रग का साइड इफ़ेक्ट उसको काउंटर करके ख़त्म कर देगा, तो दोनों का साइड इफ़ेक्ट एक दूसरे को काउंटर करके ख़त्म कर देगा। इससे क्या होता है, हम कंबाइन इसलिए करते हैं 2 डोज को, 2 ड्रग्स को आपस में, कि एफिकेसी इंक्रीज़ हो। क्योंकि जैसे एक ड्रग होता है एमॉक्सिसिलिन, उसको कंबाइन करते हैं क्लेवुलेनिक एसिड के साथ में, ये दोनों कंबाइन करके देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि एमॉक्सिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप ना हो एंटीबायोटिक के लिए, इसलिए क्लेवुलेनिक एसिड देते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों की एफिकेसी बढ़ जाती है साथ में। और इससे क्या होता है, पेशेंट की जेब पे भी असर नहीं पड़ता है, कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाती है ड्रग की, क्योंकि अगर वो अलग अलग टैबलेट लेता, ये टैबलेट अलग, ये टैबलेट अलग, ये टैबलेट अलग, तो महंगी पड़ती। अब उसने क्या करा, एक ही टैबलेट ली, उसके अंदर ही 3 प्रकार के ड्रग हैं, तो ख़त्म बात, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसके, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि हम किसी भी ड्रग के अंदर रिलेटिव रेशियो चेंज नहीं कर सकते 2 ड्रग्स का। हम मतलब कोई भी रिलेटिव रेशियो चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज करना चाहें कि नहीं हमें इतने मिलीग्राम देना है, ये इतने मिलीग्राम देना है, अगर उस ड्रग के अंदर उतने मिलीग्राम मेडिसिन है तो उतनी मिलीग्राम पेशेंट को लेनी पड़ेगी वो टैबलेट।
ठीक। और क्या कह रहा है, अगर पेशेंट एक ड्रग के लिए एलर्जिक है तो क्या होएगा, वो पूरे के पूरे ग्रुप के लिए एलर्जिक हो जाएगा। जैसे एक टैबलेट के अंदर 3 सॉल्ट हैं, उनमें से एक सॉल्ट के लिए वो एलर्जिक है तो बाकी के 2 और तीसरे सॉल्ट के लिए भी वो पूरे ग्रुप के लिए एलर्जिक हो जाएगा पेशेंट। ये मतलब है कहने का, उसको पूरे के पूरे ग्रुप से एलर्जी होएगी। ठीक है। और इसको क्या कह रहा है, बहुत ही इरेशनली इसका यूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं फिर। ठीक है। और अगर अदर ड्रग इसके साथ ऐड करे जाएं फालतू में तो ये अननेसेसरीली कॉस्ट करेगा पेशेंट को। डिसएडवांटेज ये है। अब प्रेगनेंसी में हम कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसकी कैटेगरी होती हैं कि एक ए कैटेगरी का है, बी का है, सी का है, डी का है, एक्स का है। तो जो ए कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं वो क्या हैं, सेफ पाए गए हैं। ठीक है। किसमें, ह्यूमंस में। जो बी कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं प्रेगनेंसी में वो सेफ पाए गए हैं एनिमल्स में, लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स में सेफ नहीं है ह्यूमंस के लिए। सी कैटेगरी के ड्रग्स क्या होते हैं, सी कैटेगरी के ड्रग्स वो होते हैं जो टेरेटोजेनिक हैं, यानी कि वो पेट में बच्चे को मार सकते हैं एनिमल्स में, इसलिए उनका ट्रायल ही ह्यूमंस पे नहीं हुआ है। इसके वजह से कोई किसी को प्रेग्नेंट करके थोड़ी ना उसके बच्चों को मारेगा फिर ये दवा दे के ट्रायल करेगा, तो इसीलिए ह्यूमन में ट्रायल ही नहीं हुए हैं। ट्रायल ही नहीं करे क्योंकि एनिमल्स में ही बच्चे मार दिए उन्होंने, एनिमल्स के पेट में। ड्रग डी क्या होता है, टेरेटोजेनिक होता है किसमें, ह्यूमंस में। और ड्रग कैटेगरी एक्स क्या होती है, ये टेरेटोजेनिक्स तो होता है ह्यूमन में, इसके रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं बेनिफिट के मुकाबले। और लेकिन कैटेगरी में क्या होता है, ये ह्यूमन के लिए टेरेटोजेनिक्स भी तो होते हैं लेकिन इसके अंदर बेनिफिट ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू रिस्क। ठीक है। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस आ गए हमारे यहाँ पे कि अगर हाइपरटेंशन में कोई ड्रग ऑफ चॉइस देना है प्रेगनेंसी में तो वो क्या होता है, लेविटालोल और मिथाइल डोपा। और अवॉइड कौन से ड्रग करने चाहिए हमें प्रेगनेंसी में, एस इनहिबिटर और एआरबीज। ऐसे ही हाइपरथायरॉयडिज्म में प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो होता है सेफ होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कौन सा ड्रग अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, कार्बिमाजोल। ऐसे ही एंटी एपिलेप्टिक लेवीटिरासिटिम और लेमोट्रेजीन सेफ़र हैं प्रेगनेंसी में, हमें वालप्रोवेट नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी में। ऐसे ही लिथियम नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी में, एंटी साइकोटिक देने चाहिए बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। ऐसे ही एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यानी कि एंटीबायोटिक्स कौन कौन से सेव होते हैं प्रेगनेंसी में, पेनिसिलिन दे सकते हैं हम, सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, मैक्रोलाइड दे सकते हैं। लेकिन हमें देने कौन से ड्रग्स नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में, टेट्रासाइक्लिन नहीं देना चाहिए, फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं देने चाहिए। ख़त्म, फार्मा जनरल।